नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल शिवांश एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था लेजर के बारे में कि लेजर क्या होता है, लेजर में हम लोग पोस्टिंग कैसे करते हैं, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ये सब बातें मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ट्रायल बैलेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो ट्रायल बैलेंस है वो क्या है पहले, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग अकाउंटिंग में करते क्या है। हम लोग जो पूरे अकाउंट्स है, जो हमारा जो चैप्टर है, उस सब में हम लोग करते क्या है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं जर्नल में एंट्री। इसके बाद उस जर्नल एंट्री के आधार पर हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते हैं और लेजर में पोस्टिंग करने के बाद लेजर का जो बैलेंस होता है वो हम लोग लिखते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायल बैलेंस में हम लोग लेजर के बैलेंस को लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस में लेजर के बैलेंस को लिखा जाता है। तो देखिए, ट्रायल बैलेंस क्या हो गया, मेरा एक स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस क्या है? स्टेटमेंट, जिसमें सारे लेजर अकाउंट का बैलेंस लिखा जाता है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट इन विच ऑल द बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड। देखिए, अब ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है ये भी देख लीजिए। तो देखिए, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, सबसे पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम है नेम ऑफ अकाउंट, तीसरा कॉलम लेजर फोलियो, चौथा कॉलम डेबिट का अमाउंट और पांचवा कॉलम क्रेडिट का अमाउंट। ऊपर में हो जाएगा ट्रायल बैलेंस। और ये जो ट्रायल बैलेंस है, इसे हम लोग किसी खास डेट को, किसी पर्टिकुलर डेट को हम लोग प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। और जनरली ये जो बनाया जाता है ये साल के अंत में बनाया जाता है, दैट इज 31 मार्च को। तो ये हो गया मेरा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। पहला जो कॉलम है सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम नेम ऑफ अकाउंट्स का, तीसरा कॉलम लेजर फोलियो, चौथा डेबिट का अमाउंट और पांचवा क्रेडिट का अमाउंट। ट्रायल बैलेंस साल के अंत में जनरली बनाया जाता है, वैसे हम किसी भी दिन ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। और देखिए, ट्रायल बैलेंस बनाने का उद्देश्य क्या है, हम लोग ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का मेनली जो पर्पस है वो है मेरा फाइनल अकाउंट तैयार करना, यानी कि ट्रायल बैलेंस के आधार पर हम लोग फाइनल अकाउंट आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिना ट्रायल बैलेंस के हम लोग फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते हैं, लेकिन ट्रायल बैलेंस के आधार पर हम लोग आसानी से फाइनल अकाउंट बना लेते हैं। तो इसलिए ट्रायल बैलेंस का ये पर्पस हो गया, बनाने का ये पर्पस हो गया कि इससे फाइनल अकाउंट बनाने में सुविधा मिलती है। इसके बाद दूसरा जो इसका पर्पस है वो है कि ट्रायल बैलेंस बनाकर हम लोग लेजर अकाउंट में जो पोस्टिंग हुआ है, लेजर अकाउंट में जो पोस्टिंग किए गए हैं, वो पोस्टिंग अरिथमेटिकल सही है या नहीं, यानी वो पोस्टिंग सही किया गया है या नहीं, बैलेंसिंग सही किया गया है या नहीं, उसका अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं हम लोग इस ट्रायल बैलेंस बनाकर। कैसे? तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि हम लोग डबल अकाउंट सिस्टम के आधार पर अकाउंटिंग करते हैं, यानी जितने अमाउंट से डेबिट होगा उतना ही अमाउंट से क्रेडिट होगा कोई भी ट्रांजेक्शन में। तो कभी कभी होता यह है कि जब लेजर में पोस्टिंग होता है तो उस केस में बैलेंसिंग गलत लिखा जाता है। तो बैलेंसिंग जब गलत लिखा जाता है तो उस केस में जो मेरा ट्रायल बैलेंस जो हम लोग बनाते हैं ना, तो वो ट्रायल बैलेंस का इक्वल नहीं होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं होता है। तो उस केस में हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि भाई कहीं ना कहीं लेजर अकाउंट में गलतियां है, और उस गलतियां को ढूंढते हैं, सुधारते हैं उस गलतियां को। तो ये ट्रायल बैलेंस बनाने का ये पर्पस हो गया। ट्रायल बैलेंस बनाने का पर्पस, उसका
ये फॉर्मेट ये मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं एक उदाहरण के द्वारा ट्रायल बैलेंस को समझने। तो अब चलते हैं ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन करने। देखिए, क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि लेजर अकाउंट के जो बैलेंस होते हैं उसका डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस। तो जनरली एसेट और एक्सपेंसेज का डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू ये तीनों का क्रेडिट बैलेंस होता है। एसेट एक्सपेंसेज का डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। बस यही नियम के आधार पर हम लोग ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। देखिए, क्या ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है। तो ट्रायल बैलेंस जिस भी डेट को हम लोग बना रहे हैं उसे हम लोग लिखेंगे एज एट जो भी डेट है वो, और इसका सबसे पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम है नेम ऑफ अकाउंट, तीसरा कॉलम है लेजर फोलियो, चौथा कॉलम डेबिट का अमाउंट और पांचवा क्रेडिट का अमाउंट। यह है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। देखिए, मैं सबसे पहला जो है सैलरी अकाउंट 36,320। तो सैलरी अकाउंट का बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट। तो सैलरी हम लोग पेड किए हैं, सैलरी एक्सपेंसेज है बिजनेस के लिए और एक्सपेंसेज का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए सैलरी का डेबिट बैलेंस होगा। यहाँ पर सैलरी अकाउंट 36,320 डेबिट कॉलम में लिखेंगे क्योंकि सैलरी का डेबिट बैलेंस होता है, सैलरी एक्सपेंसेज है। दूसरा है सेल्स, तो सेल्स क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि रेवेन्यू है 1,73,500, तो ये क्रेडिट कॉलम में हम लोग लिख दिए। तीसरा है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए प्लांट एंड मशीनरी के अमाउंट को हम लोग डेबिट कॉलम में लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी इसे हम लोग डेबिट कॉलम में लिखेंगे 34,300। इसके बाद है टेलीफोन चार्ज। टेलीफोन चार्ज फिर से एक्सपेंसेज का डेबिट बैलेंस, तो टेलीफोन चार्ज डेबिट कॉलम में लिख देंगे 1,880 रुपया। इसके बाद है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। तो स्टॉक एसेट है तो एसेट को डेबिट बैलेंस यानी डेबिट कॉलम में लिख देंगे स्टॉक 11,100। इसके बाद है रिपेयर्स। तो रिपेयर्स एक्सपेंसेज है तो एक्सपेंसेज को डेबिट करते हैं यानी एक्सपेंसेज को हम लोग डेबिट कॉलम में लिख देंगे क्योंकि एक्सपेंसेज का यहाँ पर डेबिट बैलेंस होगा। तो रिपेयर 1,670। इसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेज, इसका भी डेबिट बैलेंस, तो डेबिट कॉलम में लिख देंगे 460 रुपया। इसके बाद रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस, तो इसलिए रिटर्न इनवर्ड का डेबिट बैलेंस अमाउंट हो जाएगा 1,000 रुपया। इसके बाद है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड यानी मैंने सेल्स किया और उस पर डिस्काउंट दिया यानी डिस्काउंट मेरे लिए यहाँ पर एक्सपेंसेज हो गया, तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेगा, इसका डेबिट बैलेंस होगा 150 रुपया। देखिए, यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड है, अगर डिस्काउंट रिसीव्ड रहता है तो उसे क्रेडिट कॉलम में लिखते हैं क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि मैंने परचेज किया, मुझे डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मेरे लिए इनकम हो जाएगा, इनकम क्रेडिट, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट बैलेंस, इसलिए डिस्काउंट रिसीव को हम लोग क्रेडिट कॉलम में दिखाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं है, इसलिए
डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कॉलम में लिखे। इसके बाद देखिए रेंट एंड टैक्सेज, अगेन एक्सपेंसेज, तो रेंट एंड टैक्सेज को डेबिट कॉलम में लिख देगा 3220। इसके बाद है परचेज, डेबिट बैलेंस, तो परचेज 1,44,670। इसके बाद है कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस फॉर्मूला में ही लायबिलिटीज हो, कैपिटल हो, रेवेन्यू हो, इसे हम लोग क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो कैपिटल को क्रेडिट साइड में लिख देगा 62,500। देखिए अगर ड्राइंग रहता है तो ड्राइंग को हम लोग डेबिट बैलेंस यानी डेबिट कॉलम में लिखते हैं, ड्राइंग को डेबिट कॉलम में, कैपिटल को क्रेडिट कॉलम में। इसके बाद है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज ये भी एक्सपेंसेज है तो इसलिए डेबिट कॉलम में लिख देंगे 1,230। अब तो कोई अकाउंट नहीं है, लेजर अकाउंट, बस ये हो गया। ट्रायल बैलेंस में हम लोग लिख दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए डेबिट का जितना भी अमाउंट है और क्रेडिट का जितना भी अमाउंट है ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे और दोनों बराबर आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देगा। तो देखिए मैं पहले डेबिट कॉलम जोड़ लेता हूँ, 36,320 प्लस 34,300 प्लस 1,880 प्लस 11,100 प्लस 1,670 प्लस 460 प्लस 1,000 प्लस 150 प्लस 3,220 प्लस 1,44,670 प्लस 1,230, 2,36,000। क्रेडिट साइड में 1,73,500 प्लस 62,500, 2,36,000। तो जब डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम का अमाउंट बराबर मिल जाए तो समझिए कि आपका बनाया हुआ सही है। ये तो हो गया ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर अमाउंट भी डेबिट का और क्रेडिट का मिल गया। ये यहाँ पर मिला क्यों, आखिर ये क्वेश्चन ये है कि आखिर डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट मिला क्यों। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम के आधार पर करते हैं, यानी जितना अमाउंट से डेबिट होगा किसी भी ट्रांजेक्शन का उतना ही अमाउंट से क्रेडिट भी होगा, जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट। तो डेबिट का जो अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होगा वो किसी ना किसी अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस के बराबर होगा, यानी जितना अमाउंट डेबिट में होगा उतना ही क्रेडिट में। इसलिए डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा ट्रायल बैलेंस में बराबर मिल जाता है। ये तो हो गया, अभी मिल गया। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि अकाउंटेंट की गलती के कारण इस डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट नहीं मिल पाता है। कहीं अरिथमेटिकल एरर हो गया, यानी टोटल करने में कहीं गलती हो गया, उसके कारण बैलेंस गलत आ गया। उस गलती बैलेंस को अगर हम ट्रायल बैलेंस में लिख देते हैं तो उसके कारण डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस नहीं मिलता है। तो हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं गलतियाँ हैं, लेजर के बैलेंसिंग करने में कहीं ना कहीं गलतियाँ हैं। उस गलतियाँ के कारण ही ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। और उस केस में अकाउंटेंट बहुत खोजने लग जाते हैं कि गलती कहाँ पर हुआ है, बहुत दम दिमाग लगाते हैं कि गलती कहाँ पर, उस गलतियाँ को ढूंढते हैं, उस गलती को सही करते हैं, इसके बाद ट्रायल बैलेंस मैच करता है। तो ये सब करने में बहुत समय लगता होगा। तो इन समय से बचने के लिए अकाउंटेंट उस केस में क्या करते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के आधार पर ही तो फाइनल अकाउंट बनता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब ट्रायल बैलेंस के आधार पर ही बनता है। तो उतना समय तक तो अकाउंटेंट वेट नहीं करेगा। तो उस केस में जो अकाउंटेंट होते हैं वो उस जितना भी डिफरेंस है, उस डिफरेंस अमाउंट को, जितना डिफरेंस अमाउंट है उस डिफरेंस अमाउंट को एक अलग से अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और उस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। क्या बोलते हैं? सस्पेंस अकाउंट। और तब जाके दोनों टैली कर जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अगर ये 2,36,000 है डेबिट में और क्रेडिट में 2,30,000 होता है तो उस केस में हमें तो ये पता चलेगा कि कहीं ना कहीं गलतियां है लेजर के बैलेंसिंग करने में। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं,
डेबिट जो 2,36,000 रहता है और क्रेडिट 2,30,000 रहता है, तो उस केस में क्रेडिट साइड में 6,000 हम लोग और बढ़ा देते, तब 2,36,000 होता है और उस 6,000 को हम लोग लिखते सस्पेंस अकाउंट। समझे? तो ये है सस्पेंस अकाउंट। आगे चर्चा करेंगे, एक कोई क्वेश्चन लेंगे सस्पेंस अकाउंट वाला भी, जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। तो ये बाद की बातें हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं एक और क्वेश्चन समझने, सॉल्व करने। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने। देखिए मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ये लेजर अकाउंट का बैलेंस दिए हुए हैं, इसके आधार पर हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो देखिए ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है, ट्रायल बैलेंस एज एट, जिस भी डेट को हम लोग बना रहे हैं वो, जैसे मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में 31 मार्च 2021 को ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट सबसे पहला सीरियल नंबर, जिससे हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे इसमें। इसके बाद दूसरा नेम ऑफ अकाउंट, तीसरा कॉलम लेजर फोलियो, चौथा कॉलम डेबिट का अमाउंट और पांचवा क्रेडिट का अमाउंट। तो देखिए सबसे पहला जो है मेरा लेजर अकाउंट वो है मशीनरी। तो मशीनरी एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए मशीनरी के अमाउंट को हम लोग डेबिट कॉलम में लिखेंगे। मशीनरी अकाउंट 1,60,000, ये डेबिट कॉलम में लिखे। इसके बाद है डेटर्स। डेटर्स भी एसेट है और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए डेटर्स के अमाउंट को भी हम लोग डेबिट कॉलम में लिखेंगे। डेटर्स अकाउंट 25,000, ये डेबिट कॉलम में लिखे। इसके बाद है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपया, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, तो कैपिटल को क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2 लाख रुपया। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन। मैंने लोन लिया है, उस पर इंटरेस्ट दिया है, यानी ब्याज का भुगतान किया, लोन पर ब्याज का भुगतान किया, तो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंसेस, खर्चा है, तो इसको हम लोग डेबिट कॉलम में लिखे क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 1,600। इसके बाद है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट बैलेंस, तो डेबिट में लिखेगा। परचेज अकाउंट 2,18,200, ये डेबिट बैलेंस है, इसलिए डेबिट में लिखे। इसके बाद है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड एसेट है, डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड में लिखेगा। कैश इन हैंड 40,600। इसके बाद है सेल्स। सेल्स क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट साइड में लिखेगा सेल्स अकाउंट का करके 3,16,400। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने इन्वेस्टमेंट किया, उस पर इंटरेस्ट मुझे मिला है, यानी मेरे लिए इनकम है, इनकम को क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्रेडिट बैलेंस होता है उसका, इसलिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट साइड में लिखेगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना है, 15,000 रुपया, ये मेरे लिए इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखे। इसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट है, इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, इसलिए इन्वेस्टमेंट को डेबिट कॉलम में लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट 40,200। इसके बाद है बैंक लोन। बैंक से मैंने लोन लिया, लोन लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए बैंक लोन को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बैंक लोन अकाउंट 60,400।
अब देखिए डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल है या नहीं, देखते हैं। डेबिट का अमाउंट पहले 1,60,000 प्लस 25,000 प्लस 1,600 प्लस 2,18,200 प्लस 40,600 प्लस 40,200, 4,85,600। पहले हम इधर रफ में लिख लेते, 4,85,600। ये तो हमें डेबिट साइड का जोड़ 4,85,600। अब क्रेडिट साइड को भी हम लोग जोड़ देते हैं। तो देखिए क्रेडिट साइड में पहला है 2 लाख, इसके बाद 3,16,400 प्लस 15,000 प्लस 60,400 यानी 5,91,800। यानी क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है। तो जब डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट मैच नहीं करे तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जितना डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को ट्रांसफर कर लेते हैं सस्पेंस अकाउंट में। एक सस्पेंस अकाउंट बोल के एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और उस अकाउंट में डिफरेंस को लिख देते हैं ताकि डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट आपस में मैच कर जाए, बराबर हो जाए। तो पहले देख लेते हैं डिफरेंस कितने का है। तो 5,91,800 माइनस 4,85,600 यानी 1,06,200, 1,06,200। तो हम लोग 1,06,200 को डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट कर लिख देते हैं। सस्पेंस अकाउंट 1,06,200, ये है ही सस्पेंस अकाउंट 1,06,200 डेबिट साइड में लिखे हैं। क्यों? क्योंकि डेबिट का अमाउंट कम है। अगर डेबिट का अमाउंट ज्यादा रहता है, क्रेडिट का अमाउंट कम रहता है, तो उस केस में सस्पेंस अकाउंट डेबिट में न लिखकर क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तब जाके मेरा डेबिट और क्रेडिट बराबर हो जाता है। तो अब मेरा बराबर हो गया दोनों, 5,91,000 5,91,800 5,91,800। ये तो हो गया मेरा ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन। इसके बाद भी मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा आने वाले वीडियोज में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।